हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू डेली दिल्ली पुलिस की जीके की सीरीज में, जिसमें आप जानते हो कि हम एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं और क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट भी हम उससे क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट भी हम आपके साथ साथ अपने कवर करते चलते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी कैश क्रॉप नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैश क्रॉप की, तो कुछ फसलें ऐसी होती है जो आप मार्केट के लिए तैयार करते हो, जिनका मेन उद्देश्य होता है उनको मार्केट में बेचना। और कुछ फसलें ऐसी होती है जो सब्सिस्टेंस के लिए होते हैं, अपने गुजारे के लिए होती है। जैसे वीट और राइस जनरली लोग बाग अपने गुजारे के लिए लगाते हैं। ठीक है, वीट हुआ, राइस हुआ, जूट हुआ। जबकि जो कॉटन और सुगर केन, यहाँ पर दो फसलें हैं। ठीक है, जो कॉटन और यूं पूछ रहा है कौन सी कैश क्रॉप नहीं है, विच इज और नॉट अ कैश क्रॉप। जो वीट है वो एक कैश क्रॉप नहीं है, उसको क्या करते हो आप, सब्सिस्टेंस के लिए वो होती है। बाकी उसके अलावा शुगर केन, जूट और कॉटन सारी की सारी आपकी कैश क्रॉप है। कॉटन से जुड़ा हुआ फैक्ट याद रखना, ब्लैक सॉइल में उगता है। जूट की सबसे पहली फैक्ट्री रिश्रा में लगी थी, पश्चिम बंगाल में। और जो शुगर केन है, शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का फर्स्ट नंबर आता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, विच कंट्री वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट अ गोल्ड स्टैंडर्ड एज अ मॉडर्न सेंस। तो बेसिकली क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा देश था जिसने गोल्ड स्टैंड के रूप में एक मॉडर्न सेंस में जिसको यूज किया था। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यूके। बाकी क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, उसमें 50 स्टेट है। और यहाँ पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। फ्रांस फ्रांस लास्ट जो ओलंपिक हुए थे वो आपके फ्रांस की राजधानी रियो में ही हुए थे। सॉरी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही हुए थे। यूके से रिलेटेड आपने याद रखना है कि भाई अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो जिसमें 3 देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अगर हम इसमें आयरलैंड भी जोड़ दे, नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दे, तो वो बन जाता है आपका यूके, यूनाइटेड स्टेट। इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, जो सेकंड फेज था हमारे यहाँ पर 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ। पहली बार नेशनलाइजेशन होता 1969 में। उसमें क्या किया था, 14 बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया गया था। और दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ 1980 में, जिसमें क्या किया गया था, 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई सेकंड फेज में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। तो 6 बैंकों को नेशनलाइज किया था। साथ में आपने एक और डेट याद रखनी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जो रिजर्व नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था किसका, आरबीआई का। अगला कह रहा है कौन सा 5 ईयर प्लान। अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, तो हम 5 ईयर प्लान हमने रशिया की तर्ज पर लिए हैं। जोसेफ स्टॉलिन ने सबसे पहले 5 ईयर प्लान अपने यहाँ पर लगाए थे। तो कुछ हमारे यहाँ पर क्या हुआ, 12 5 ईयर प्लान हुए। उसके बाद योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग को बनाया गया। अब यहाँ पूछ रहे कौन सी 5 ईयर प्लान ऐसी है जिसका उद्देश्य ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सी 5 ईयर प्लान का उद्देश्य है, ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी था। ठीक है, तो जो 9th 5 ईयर प्लान था उसका ये उद्देश्य था। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें डुअल सिटीजनशिप। कौन सी कौन सी गवर्नमेंट का फीचर होता है डुअल सिटीजनशिप। तो जो डुअल सिटीजनशिप है वो फेडरल गवर्नमेंट का फीचर होता है। फेडरल ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं जहाँ पावर बटी होती है। यूनिटी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं जहाँ पावर एक ही व्यक्ति के एक ही लेवल पे होती है। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वहां पर क्या होता है, संसदीय व्यवस्था होती है। और जो भारत की जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पर्सनल फ्रीडम। इनमें से कौन सी पर्सनल फ्रीडम से जुड़ी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी होती है। ठीक है, जिसमें हीबियस कॉर्पस है, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें
टेरिटोरी है, कॉल फॉर रिकॉर्ड जिसमें केस से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। प्रोविजन है जिसमें ये होता है कि किसी ऑफिसर को ये बोल दिया जाता है आप इस केस में दखल अंदाजी नहीं दोगे। और मैंडामस ये है जिसमें क्या कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि आप सभी तरह के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करें पर्सनल फ्रीडम से, तो जो हीबियस जो कॉर्पस है आपकी वो जुड़ी हुई है पर्सनल फ्रीडम से, जिसके तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यानी कि डीएम के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करिए, कह रहा है कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट है। सेंट्रल यूनियन लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार काम करती है, स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सरकार काम करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर स्टेट लिस्ट में, तो जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। इसके अलावा जो एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो डिफेंस है भारत में वो सारा केंद्र सरकार देखती है, जबकि जो पुलिस है वो राज्य सरकार का मुद्दा है। और जो क्रिमिनल लॉ है वो भी आपके केंद्र सरकार के अंदर ही आता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। अगला कह रहा है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो स्टेट होगा वो वेलफेयर के काम करेगा। ठीक है, स्टेट की वेलफेयर के काम करेगा। तो ऐसा जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका किसमें, आर्टिकल 39 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो स्टेट का जो मेन उद्देश्य है वो है लोगों की भलाई करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 39 में इस बात का मेंशन है। अगला कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो आज से करीब 5000 साल पहले एक अर्बन सिविलाइजेशन भारत में थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, और या इसकी 1921 में सबसे पहली बार खुदाई हुई थी और उस जगह का नाम हड़प्पा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर था। पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो जगह है, कौन सी जो साइट है वो सबसे बड़ी साइट थी। तो बात करें राखी गढ़ी जो थी वो सबसे बड़ी साइट थी। बाकी अगर हम देखें लोथल, आपसे पूछते हैं हड़प्पा सभ्यता का पोर्ट टाउन कौन सा था, पत्ता नगर कौन सा था जहाँ से समुद्री व्यापार होता था, तो लोथल। इसके अलावा चावल की खेती के अवशेष धोलावीरा से, और जो तनहुद्रो है यहाँ पर क्या होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी कॉटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हु with whose permission did English set their first factory in सूरत। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन ये कवर हो रहा है कि इंग्लैंड वाला जो इंग्लैंड था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने अपने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में लगाई थी। और किसकी परमिशन से लगाई थी, तो उस टाइम पर जो जहांगीर जो थे वो गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, जहांगीर जो बैठे थे उस टाइम पर गद्दी पर। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखें, ठीक है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। और 1608 में स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आए थे। तो आंसर आ जाएगा ए। बाकी राजाओं से जुड़े हुए के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्याय की जंजीर किस राजा ने लगाई थी अपने यहाँ, तो जहांगीर ने लगाई थी। ठीक है, सुलह सुलह कुल और एक दिन लाई नाम का धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, और आगरा के अंदर जो फोर्ट है, जो आगरा के अंदर जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब से लाहौरी मस्जिद, और इसके अलावा अ, तो एक और जिंदा पीर किसको कहते हैं, तो औरंगजेब से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसको कहा जाता है, तो जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर। और इन्हीं के टाइम पर भारत में पहला कंप्लीट सेंसस पूरा हुआ था। बाकी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर चलाए थे, एक आपका मराठे, एक केसरी और एक मराठा। जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी भारत में जाने जाते हैं
दत्तक पुत्र अधिनियम लाने के लिए, जिसके तहत अगर किसी भारतीय राजा की रियल संतान नहीं होगी तो उस जगह को ब्रिटिशर अपने कब्जे में ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? एक नया न्यूज़पेपर चलाया गया था न्यू इंडिया के नाम से, तो उसको किसने चलाया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बिपिन चंद्र पाल ने इसको चलाया था न्यू इंडिया नाम से। इसके अलावा महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दादा भाई नौरोजी से याद रखना है। द ब्रिटिश एंड अनपॉवर्टी रूल इन इंडिया किसकी बुक है, तो दादा भाई नौरोजी की है। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बनने वाले पहले एशियन का नाम दादा भाई नौरोजी है। और लाला लाजपत राय से आपने याद रखना है, लाल बाल पाल किससे जुड़े हुए थे, ये गरम दल से जुड़े हुए थे। और किस आंदोलन का विरोध करते हुए इनको लाठी लग गई थी, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्हें लाठी लग गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर थी। पूछ रहा है किसने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो जो कुमार गुप्त थे उन्होंने इनको बनाया था। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसने इसको जला दिया था, किस मुस्लिम ने एक अटैक किया था जिसके बाद इसको जला दिया गया था। 10 अवतारा मंदिर था, नागर स्टाइल में बना था। पूछ रहा है कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो जो 10 अवतारा जो मंदिर है, ठीक है, तो 10 अवतारा मंदिर की अगर हम बात करें तो देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ में है आपका। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू इक्वल पार्ट। तो 3 लाइन दुनिया में मेन होती है, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच इक्वेटर, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 में साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पूछ रहा है कौन सी भारत के ऑलमोस्ट बिल्कुल बीच से जाती है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के बीच से जाती है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। अगला कह रहा है कौन सी ऐसी बॉडी है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है। तो जो 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके अलावा पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है, भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है। नेक्स्ट बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगला कह रहा है विच ऑफ द दिस स्टेट इज फेमस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, साइलेंट घाटी के नाम से पूछ रहा है यहाँ पर। तो अगर हम साइलेंट वैली की बात करें, ठीक है, तो ये आपकी केरला में पाई जाती है। बाकी राज्यों से फैक्ट देखते हैं, तो गोवा, ठीक है, सबसे कम एमएलए किस राज्य में है, तो गोवा में ही है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, जिसको आईटी सिटी या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तमिलनाडु के जो चेन्नई शहर में या जो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ का है, तो यहाँ पर लौटता हुआ मानसून बारिश कराता है, जिसे साउथ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। पूछ लेता है कि साउथ ईस्ट मानसून या लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश कराता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज्यादा कोयले के रिजर्व कहाँ हैं भारत में, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है उड़ीसा जिसकी राजधानी है आपके भुवनेश्वर, दूसरा झारखंड जिसकी राजधानी रांची जो बिहार से अलग होके बना था 2000 में, और शिंबू सोरेन जी की अभी डेथ हो गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडरों में से एक थे। इसके अलावा बात करें असम की राजधानी दिसपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। सबसे ज्यादा कोयले के रिजर्व है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर। इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनकी वजह से भारत के मौसम में बदलाव आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जेट स्ट्रीम, अल नीनो या आरटीसीजेड का शिफ्ट होना, या सारे के सारे, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो फैक्टर हैं ये ही इन्फ्लुएंस डालते हैं, जिसकी वजह से भारत की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर जिस साल अल नीनो की कंडीशन बन जाती है उस साल भारत में कम बारिश आती है, और जिस साल अल नीनो कमजोर हो जाता है या ला नीनो आ जाता है तो उस साल भारत में ज्यादा बारिश होती है। तो सारी की सारी ही चीजें क्या है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, भारत के मौसम में बदलाव लाती है। अगला कह रहा है कौन सी लाइट सबसे ज्यादा, जब प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं तो विबग्योर बनता है। तो ऐसे रहता है ये विब, WIB,
TYOR, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है और वॉयलेट वॉयलेट है। पूछ रहा है जो कौन सी लाइट ऐसी है, ठीक है, जो क्या करती है आपका मैक्सिमम डिविएशन जिसमें होता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम डिविएशन की, तो जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा फैल जाता है, जबकि जो रेड कलर है वो सबसे कम डिविएट होता है। ठीक है, तो सबसे कम में आ जाएगा रेड और सबसे ज्यादा में आ जाएगा वॉयलेट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21, एक्लिप्स अकर ड्यू टू द विच ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेनन। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक्लिप्स, एक्लिप्स क्या होता है। जैसे या तो सूर्य ग्रहण होता है यानी कि सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स। होता क्या है, ये सन है, सन के चारों तरफ घूमती है अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ घूमता है मून। तो कई बार क्या हो जाता है, सन मून अर्थ एक सीध में आ जाते हैं, या कई बार सन अर्थ और मून एक सीध में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स बन जाते हैं जब सन अर्थ मून एक सीध में आ जाते हैं। तो पूछ रहा है एक्लिप्स किसकी वजह से बनते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से या डिफ्रैक्शन की वजह से। तो अगर हम इसमें यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये इसमें से कोई भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बात करें हम 22 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट। तो बेसिकली क्या है, सोलर कुकर, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन यूज होता है, और बेसिकली क्या होता है, सन की लाइट से खाना बनता है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी जो रेज है, ठीक है, वो सोलर कुकर में तेजी से चलती है, तो इंफ्रारेड चलती है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन सा एंजाइम जो है, फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें ये नहीं होता। ठीक है, तो यूरेस क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ईंधन के रूप में यूज नहीं होती, यानी कि जिसका प्रयोग हम क्या किस में नहीं करते, ईंधन में नहीं करते। तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये आपकी किस में यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है, न्यूक्लियर हथियारों में, ये न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में यूज हो जाती है, जबकि हीलियम नहीं होती है। हीलियम एक हल्की गैस होती है जो गुब्बारों में भरी जाती है। अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो पानी में घुल जाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जो पानी में घुल जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, क्लोरीन की जो टैबलेट है वो पानी को साफ करने के लिए यूज हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। और अमोनिया जो है, अमोनिया अमोनिया NH3 ही यूज होती है, किसमें, जो पानी के अंदर सोल्यूबल होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एक एटम होता है, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, सॉरी, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इसके सेंटर में पूछ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो क्रिटिकली इंजर्ड है। ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत कम है और ओवर द टाइम उनकी संख्या खतरे में है, उन्हें बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन में दिया है व्हाइट बेलूड हिरोन, रिवर टैप्रिन, क्यूबन काइट या ऑल ऑफ दिस। तो बात करें ऑल ऑफ दिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई ये लिस्ट कौन देता है। ठीक है, ये लिस्ट कौन देता है कि कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई, कौन सी नॉर्मल है, कौन सी डेंजर्ड में है, कौन सी क्रिटिकली डेंजर्ड है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन से कोरल लीफ भारत में पाए जाते हैं। तो कोरल लीफ तीन तरह के होते हैं, ये समुद्री जीव होते हैं।
जिसकी जो हड्डियां वड्डियां होती है, ठीक है, उनके ऊपर एक आइलैंड टाइप क्रिएट हो जाता है जिन्हें कोरल लीफ कहते हैं, ठीक है, जानवरों की हड्डी के ऊपर। और तीन तरह के कोरल लीफ होता है, अटोल, फ्रिंगिंग और बैरियर। सबसे बड़ा जो बैरियर जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है दुनिया में, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में जो है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सारे ही तरह के भारत में पाए जाते हैं। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अटोल भी, फ्रिंजिंग भी और बैरियर भी। अगला कह रहा है, हेरिटेज स्कीम एज अ पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव इंडिया हैज लॉन्च एंड अडोप्ट अ हेरिटेज। आप एक हेरिटेज को, एक सांस्कृतिक धरोहर को अपनाओ और फिर उसको उसको उससे जुड़े हुए आपको काम करने हैं। उस स्कीम का नाम पूछ रहा है। कह रहा है स्वदेश यात्रा, परिवर्तन या पर्व, मॉन्यूमेंट मित्र या देश विदेश योजना। तो अगर हम इस स्कीम की बात करें यहाँ पर, ठीक है, पर्यटन पर्व के नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। कौन सा स्किल स्टेट ऐसा बना है जो हायर एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को लॉन्च करेगा। तो अगर हम बात करें राजस्थान, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान एरिया के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र, गुजरात सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, वेस्ट बंगाल में आपने याद रखना है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए आपने याद रखना है। दार्जिलिंग कई बार पूछते हैं किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में ही है। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ पर सन कोणार्क टेम्पल जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कौन सा प्लेनेट है जो नासा के मैविन जो मिशन था उसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, और ट्विस्टेड मैग्नेटिक टॉल इसके पास होती है, पूंछ इसके पास देखने को मिलती है। तो अगर हम इस प्लेनेट की बात करें तो ऐसा है आपका मार्स, ठीक है। मार्स क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें वीनस की, तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं और ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। सैटर्न के पास रिंग्स होती है, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। और जो नेपच्यून है वो सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है, सबसे बाद वाला प्लेनेट है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, किसने अपने यहाँ पर योगा को एज अ स्पोर्ट घोषित कर दिया है। योगा को क्या माना है, एक स्पोर्ट्स माना है, तो सऊदी अरेबिया ने ऐसा करा है। बात करें इंडिया की, 1911 में हमने दिल्ली को राजधानी बनाया था। ईरान के अंदर ही हमने एक फोर्ट बनाया था, ठीक है, चावदार कुछ इस तरह का एक फोर्ट था। और नेक्स्ट आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री सेलिब्रेट इंडियन नेशनल डे ऑन मार्च 26? मार्च 26 को किसने किस देश के नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, मार्च 26? तो जो मार्च 26 जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है मार्च 26। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए। अगला कह रहा है, कैनेडी, जाफना और गैले ये कहाँ के शहर है। तो अगर इन सारे शहरों की बात करें हम, कैंडी की, जाफना की, गाले की, तो ये सारे जो शहर है वो श्रीलंका के शहर है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो भारत को, या पाक स्टेट भारत को क्या करती है, श्रीलंका से सेपरेट करती है। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की पहली जो राजधानी थी, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो अभी जो राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है, ये 1956 में बनी थी। इससे पहले पाकिस्तान की क्या राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरे कुटे हैं। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान दुनिया में ऐसा एकमात्र देश है जो अपनी जीडीपी को वर्ल्ड हैप्पीनेस से नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इनमें से कौन से भारत के ऐसे व्यक्ति है जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट बना हुआ है, तो उसके उसके अंदर अपॉइंट किए गए हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन में आपके रघुराम राजन जी दे रहा है, जो 2014 के आसपास आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे, और अभी क्या बने हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी बनेंगे ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सही आंसर हो जाएगा इसमें नहीं है, वो है उर्जित पटेल। नोटबंदी के टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनजीटी हैज 2010 में एक संस्था बनी थी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहते हैं। इसका मेन काम होता है कि इन्वायरमेंट संबंधी प्रोजेक्ट को
ये मंजूरी देती है, अगर उस किसी प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है तो उसको होल्ड पे डाल देती है ये। तो इसमें क्या है कि भाई किस शहर में एनजीटी ने ये बोल दिया कि 10 साल से पुराने आप जो वाहन है वो आप यूज़ नहीं करोगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है? तो दिल्ली के लिए ऐसा बोला है क्योंकि आप जानते हो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ईएसएल ने पार्टनर किया है ग्लोबल बॉडी ताकि लो इमिशन रहे, कम से कम क्या निकाले, कम से कम आपका, ठीक है, प्रदूषण कम से कम निकाले। तो ऐसा करा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 39, एंड्रे ओजेले जो डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, यूनेस्को 1946 में एक संस्था बनी थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑड्रे एजोले जो यूनेस्को के अभी डायरेक्टर जनरल है, वो कौन से कंट्री के, तो अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर ये फ्रांस के हैं। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली की राजधानी रोम और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस। आपका आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपके टोटल कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।